तो गो ahead. Good evening all, welcome all. So here we are discussing incorporation of company and the formation of company, types of various companies, types of directors, all these things that are included in the first chapter. So this is Dhiren Karmat, assistant professor in commerce. Again welcome you to the another class. So all these things ये इतना सारा स्लाइड्स हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके थे। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फिर प्रोसेस क्या था ये देख लिए थे। फिर आगे बात करते हुए हम पर्टिकुलर्स, हाँ, यहाँ पे सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम जो भी रहेंगे उनका नाम डिटेल्स वगैरह कैसे रहेगा वो भी बात किए थे हम। फिर आगे यूँ भागते हुए, तुरंत यूँ भागते हुए फिर ट्रिब्यूनल्स में अगर केस हुआ, आप फॉल्स डॉक्यूमेंट जज मतलब सबमिट करते हो तो उसके बारे में क्या होगा वो बताए थे। अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हो तो आपकी नाम रिमूवल हो जाएगा रजिस्टर से। फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के केस कर सकते हो और आप काम कर सकते हो। फिर बाइंडिंग ऑफ ये हो जाना है आपकी कंपनी। समझ में बात, एक बार बंद हो गया तो खोलेगा नहीं कंपनी, लेकिन आपकी नाम कट जाता है तो आप दोबारा फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ की सहारे आप खुलवा सकते हो, दोबारा आपकी नाम रजिस्टर करवा सकते हो। यही बात है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकता है आपका, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा ये होता है, और एमओए अदर वगैरह चेंज हो सकता है। यही तक बात हुआ था। फिर 1% कंपनी, 1% कंपनी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, तो 1% कंपनी के ऊपर हम यही बात किए थे कि 1% कंपनी के सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स उसका क्या है और बेनिफिट क्या है। आज ये 1% कंपनी अगर आप जाते हो तो उसका बेनिफिट्स क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा किए थे। फिर आगे निकलते हुए 1% कंपनी की जो प्रिविलेजेस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं ये बात किए थे। फिर उसकी लॉ 1% कंपनी ना रहा तो नॉमिनी वगैरह क्या होगा, और हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए थे अगर यहाँ क्या कैसे करना है। फिर आगे चलते हुए तो ऑब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में और क्या चीज़ें लिखा हुआ ये बात किए थे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 में आता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैसे क्या होने वाला है ये भी बात किए थे। तो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान करके चलो आपकी शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। विच आर द वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द सेक्शन 8 और विच आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द सेक्शन 8 कंपनीज, वो आ जाने हैं आपकी कम से कम 5, 6, 8 मार्क सवाल जो भी है अगर होगा तो, ठीक है। नया क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर वहाँ पे भी अगर गलती करते हो तो आपको पनिशमेंट वगैरह बिल्कुल मिलना है, ये बात किए थे। और ई वाला स्लाइड आपको जहाँ दिखने को मिल जाएगा ना, इसको आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लगा दोगे। समझ में आई बात इज्जती, तो ये फिर पढ़ने में आपका आसानी हो जाएगा। अदरवाइज आई हैव प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स थ्रू द लिंक, यू कैन डाउनलोड दैट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आज की बात करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसकी इफेक्ट, ये भी बात हुआ था शायद, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हाँ दिस वन कवर्ड ऑलरेडी सेक्शन 9, ठीक है। नेक्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात आया था। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से यही से शुरू करते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाता है, कानूनी मतलब रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट जांच कर आप सबमिट करते हो, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो आपकी इफेक्ट क्या हो जाना है। तो वही बात है, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन आपकी हो जाएगा उस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने वाला है, और मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्राइबर ये वगैरह जितने भी पर्सन्स थे, दे बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड शाल बी द बॉडी कॉर्पोरेट बाय नेम कंटेंट इन द मेमोरेंडम, ठीक है। तो मेमोरेंडम में जो भी नाम दिए होंगे इस कंपनी का, मान लो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कुछ भी डिजिटल सर्विसेज लिखेंगे, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे GACR हम लिख देते हैं, ठीक है ना, GACR डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, ऐसा कुछ लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया, आज से इस नाम का जो मेमोरेंडम पे आप लिख दिए थे और प्रपोजल दिए थे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट्स मीन्स कि दिस इज इंस्टीट्यूटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। आज से वो कंपनी माना जाएगा। और जैसे जैसे था आपकी सीन नंबर मिलेगा, ठीक है ना, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलेगा। अगर डायरेक्टर हो तो आपको डीन वो पहले से मिला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीड, फिर आगे देखो, ये कंपनी जो कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट, तो इस जो भी एक कंपनी की मतलब अधिकार रहने हैं वो सारे के सारे मिल सकता है। ये परपेचुअल सक्सेशन माना जाएगा विद पावर टू, और क्या क्या कर सकता है, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है।
अपने नाम पे इस दिन से कंपनी जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन से अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है और डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो इसकी अगर सीधी बात हम करें तो एक्वायर का मतलब होता है परचेज करना, होल्ड करना एंड डिस्पोज ऑफ कर सकता है, यही बात है। बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल टैंजिबल इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज, तो हियर इन आफ्टर ये सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है टैंजिबल एंड इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट इट और कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो गया, ये एक पर्सन हो गया, आपको पता होता ही है, तो ये अगर एक पर्सन हो गया तो एक इंसान की तरह ये काम कर सकता है, उसको केस किया जा सकता है और ये किसी के नाम पे भी केस कर सकता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दैट्स व्हाई लिखा टू सू और बी सूड बाय द सेड नेम। ठीक है, यही बात है। इनकॉर्पोरेशन के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट एक तो मिल जाना है, मेंशन इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम्स लीगल पर्सन, कंपनी लीगल पर्सन बन जाने हैं। ठीक है, और इसका सेपरेट आइडेंटिटी रहेगा, ये वगैरह सब कुछ बार बार बता ही चुके हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई केस स्टडी दे रखा है जिसको कि अभी के लिए फिलहाल चाहिए नहीं। चलिए, नॉट एट द प्रोविजन ऑफ ए कंपनी परचेज शेयर्स अनदर कंपनी दस द बिकम कंट्रोलिंग पावर, वो तो ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्टी खरीद सकता है तो शेयर भी खरीद सकता है, और क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ ये कैश लॉस सब दिया हुआ, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट रीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4, याद रखो ये आ गया सेक्शन 4 में, अंडरस्टैंड यही बात। ठीक है, सेक्शन 3 में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आए थे, फिर तुरंत सेक्शन 4 में लिखा हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेन डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में कंपनी की जो डिटेल्स होता है ना वह लिखा होता है। मान लो कोई एक आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप एक एजेंट हो LIC की, ठीक है ना, आपके कार्ड होता है ना बाबू, आपके कार्ड होता है जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, आपकी ऑफिस की लोकेशन लिखा होता है, अंडरस्टैंड, आपके टाइटल वगैरह लिखा होता है। तो ये जैसा हो गया ना, आपकी कार्ड हो गया, इस कार्ड को लेकर के अपना परिचय देते हो, ऐसे ही अपना कंपनी की परिचय सबसे पहले शुरू होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बिना कागजात और डॉक्यूमेंट में तो कंपनी होगा नहीं, और सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल नीड्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, सेक्शन 4 के हिसाब से। चलिए क्या क्या लिखा हुआ 256 में मेमोरेंडम का मतलब क्या लिखा हुआ ना, मेमोरेंडम मीन्स तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट मीन्स कि जहाँ पे मेमोरेंडम शब्द की प्रयोग होगा लॉ में, आप समझ जाना है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ऑफ कंपनी आज ओरिजिनली फ्रेम्ड और आज ऑल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रीवियस लॉ और अंडर दिस एक्ट। मतलब ये कोई समझाने वाला डेफिनेशन नहीं होता है। एज पर सेक्शन 256 का मतलब सेक्शन 2 में सारे के सारे कोई भी लॉ की डेफिनेशन सेक्शन 2 में होता है। ये समझाने वाला डेफिनेशन नहीं था। ये डेफिनेशन क्या है हम बता दे रहे हैं। मतलब सेक्शन 256 में एक लिखा गया है कि मेमोरेंडम का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मानोगे जो कि ओरिजिनली फ्रेम हुआ हो, बॉबी मेमोरेंडम ही आपने टाइम टू टाइम उसको मतलब ज़रूरत हो तो उसको अल्टर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसी एक्ट में और या तो कोई भी प्रीवियस एक्ट में। बार बार क्यों लिखा जाता है और एनी प्रीवियस एक्ट, क्योंकि 1956 कंपनीज एक्ट इससे पहले था। ठीक है, तो आप कहोगे 2013 के हिसाब से तो अभी हम कॉर्पोरेट हुए, इनकॉर्पोरेट हुए, लेकिन पुराने कंपनी भी तो है, उनके लिए भी तो समझो। पुराने कंपनी जो थे वो एक्ट 1956 के तहत वो इनकॉर्पोरेट हुए, तो जिसके लिए जो लागू होगा इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये बेस डॉक्यूमेंट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए एंड इसके साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको देना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। एंड अलोंग विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिगार्डेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ना, उसके अंदर प्रियम्बल्स होते हैं। ठीक है ना, मेन मतलब जो लाइन्स जिसके द्वारा पूरा इंडिया गवर्न हो रहा है। तो वैसे ही ये क्या चीज़ हो गया हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कहता है। दैट मीन्स कि एक देश चलाने के लिए अपना खुद का रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बहुत सारे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो उस तरह ही इस तरह यहाँ पे आपकी अलोंग विद द MOA एंड AOA ये कॉन्स्टिट्यूशन बना जाता है, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात। फिर आगे देखो, तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सिमिलर टू अदर कंपनी एग्रीमेंट्स, बाकी कंपनी टू अदर कंपनी एग्रीमेंट्स एंड रिजोल्यूशन इज सब्जेक्ट टू द कंपनी एक्ट 2013। ये एक कंपनी एग्रीमेंट्स की तरह होता है और रिजोल्यूशंस की तरह होता है। रिजोल्यूशंस क्या चीज़ होता है, कोई पे आप डिसीजन ले रहे हो, कहीं पे आपको मीटिंग हो रहा है, तो उसके लिए आपको जो समझौता होता है ना वो रिजोल्यूशन कहा जाता है। एग्रीमेंट्स मतलब कहीं भी किसी के कंपनी के अंडर, जैसे कि आप बैंक कर रहे हो तो बैंक है तो आपको RBI के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मतलब राजीनामा, विद हुम, विद द एक्ट, विद द ROC, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और ये एक रिजोल्यूशन है जिसके जरिए कि आपकी कंपनी शुरू होता है, यही बात है।
नेक्स्ट इट, और बाकी जो भी एप्लीकेबल मतलब लॉ प्रोविजन रहेंगे वो आपको मानने पड़ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। छोटा बात लिखा हुआ था, हम बड़ा बात कर रहे हैं उसमें। फिर आगे चलते हुए सेक्शन फॉर कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। तो अभी नीचे जो लिखा हुआ है चीज़, ये सेक्शन 4 में ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट सबको देने पड़ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या लिखा होगा ना, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ द ऑपरेशन बियॉन्ड व्हिच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। तो सबसे पहले मेमोरेंडम की रिक्वायरमेंट क्या आता है ना, इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, किस हिसाब से पॉइंट लिखा हुआ है एक बार हम देख लेते हैं। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल नोट्स है, इसलिए हम देख ले कि कैसा क्या फ्रेम किया गया है, ठीक है ना। आपकी नॉर्मल बुक्स में सीधा 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 बिजनेस स्टडीज के हिसाब से लिखा दिया गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अगर लॉ की लैंग्वेज लिखोगे तो लॉ में आपको ज़्यादा मार्क मिलने की चांसेस होता है, यही बात है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, सबसे पहले आप जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट से आप ऑब्जेक्ट दिखाओगे। दैट मीन्स कोई भी कंपनी, आपकी कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हिसाब से चलेगा, या फिर आपकी कंपनी जो है कि शेयर इन्वेस्टिंग करेगा, क्या चीज़ करेगा आप लिखोगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी की वो चीज़ आपको लिखना ही पड़ जाएगा, ये बात है। क्यों? उसके बाहर आपकी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है वो जाना नहीं चाहिए, इसीलिए समझ में आई बात। वो इलीगल माना जाएगा। आप अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए रजिस्टर किए हो और फिर बाद में जाकर के आप अगर शेयर इन्वेस्टिंग का काम करते हो, नहीं, आपको स्कोप ही नहीं दिया जाएगा और आप लीगल पेनल्टी में आ सकते हो। तो सबसे बड़ा बात है मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज, इट एनाबल्स द शेयर होल्डर क्रेडिटर ऑल द डील विद द कंपनी नो दैट, कि उसका पावर्स क्या है इस कंपनी का, और ये एक्टिविटी कहाँ तक जा सकते हैं और कौन कौन से एक्टिविटी में ये एंगेज हो रहे हैं, जो कि किस कौन कौन ये पता कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं या फिर जो भी डील करेंगे इस कंपनी के साथ। दैट्स वाई मेमोरेंडम सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसको कि देख करके बाकी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उसका मतलब कार्य कहाँ तक जा सकता है, यही बात है। तो मेमोरेंडम हमेशा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है सेक्शन 399 के हिसाब से, और कोई भी पर्सन्स, ठीक है, एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशन देयर इन। तो आपको मेमोरेंडम की नॉलेज है, फिर उसके बाद कंपनी में आए, यही माना जाएगा। तो कोई ये कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर भी बनना चाहते हो सॉरी, कोई भी एक कंपनी में अगर शेयर होल्डर बनना भी चाहते हो तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल आता ही है, और उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप देख चुके हो। दैट मीन्स दिस इज द कंपनी प्रोफाइल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द कंपनी, ये लिखा होता है। आगे बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं ये कैसे आइडेंटिटी कार्ड बनता है कंपनी का, ठीक है। शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि पर्पजेस क्या है, दैट्स वाई उनका जो पैसा लगा रहे हैं वो कैसे क्या यूज होगा, वो इन्वेस्टमेंट उनको देखना ही चाहिए, यही चीज़ लिखा हो। आप भी वैसे ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। A company cannot depart the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be the necessary for the departure. It cannot enter into the contract engaged in the trade or business which is beyond the power conferred. फास्ट पॉइंट में भी हम यहीं पे बताए थे, यहाँ फास्ट पॉइंट में भी, कि आप कोई भी एग्रीमेंट करोगे, ठीक है ना, कोई भी एग्रीमेंट करोगे और कोई भी एक्टिविटीज आप अभी आज्यूम करना चाहते हो या फिर नया ब्रांच और एक्टिविटी खोलना चाहते हो, वो जो ऑब्जेक्ट अब लीक करके आए हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उससे बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। समझ में आई बात। दैट्स वाई सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है और उसके बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। तो अभी देखिए, चलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना, पूरा बच्चों की तरह वहाँ पे आपकी किताब में लिख दिया गया है कि फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हालांकि कंटेंट्स नहीं होता है, क्या क्या स्टेट होना चाहिए। सबसे पहले इन रिलेशन टू द नेम क्लोज, चलिए यहाँ छोटा लिखा हुआ हो सकता है आगे बड़ा भी दिया हो, नेम क्लोज। तो यहाँ पे आपकी कंपनी का जो प्रोपोज्ड नेम है वो लिखा होता है, एंड द नेम ऑफ द कंपनी आपकी लास्ट वर्ड लिमिटेड रहेगा इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड रहेगा इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम बताए थे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें एक पॉइंट है उसके अंदर है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी डिफाइन करता है, उसके बाद हमको पता चला कि अभी कौन कौन सा चीज़ है जो उसके अंदर आता है। तो बीट ए में सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो ये आप कंटेंट्स कह सकते हो, ठीक है ना, कंटेंट्स कह सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से लॉ लिखाया गया हम उस हिसाब से आपकी बात कर रहे हैं। तो देख लो
तो नेम क्लॉज लिखा हो आप नेम के लास्ट में कहा जा रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड लिखोगे या फिर पब्लिक लिमिटेड लिखोगे, आप जो केस में भी। एक्सेप्शन कहाँ पे है ना, सेक्शन 8 कंपनी, ये याद रखो, ये यही तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है और क्या, यही तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला चीज़ क्या है, सेक्शन 8 कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड शब्द पीछे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, समझ में आई बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसलिए नहीं लगेंगे कि वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे अगर लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ये सब शब्द प्रयोग होता है तो वो थोड़ा कमर्शियल साउंड होगा, इसलिए नहीं लगेगा। समझ में आई बात। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, उसके बाद आप सबसे पहले एक इंसान को आप क्या पूछते हो, समझ में आई बात। तो जैसे कि हम बताएं, ये आपके आइडेंटिटी कार्ड है, क्या है आइडेंटिटी कार्ड ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आई कार्ड है। समझ रहे हो, किसका आई कार्ड है, कंपनी का आई कार्ड है। तो सबसे पहले कोई एक पर्सन आता है आपके घर, तो आप क्या पूछते हो, उसका नाम क्या है, समझ में आई बात। तो इसीलिए सबसे पहले नेम क्लोज आ गया। उसके बाद उसको क्या पूछे हो, कहाँ से आए हो भाई, बता दो नहीं तो भगाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, समझ में आई बात। तो रजिस्टर्ड ऑफिस उसकी कहाँ है ये पूछ लिया जाएगा। द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड, तो हालांकि स्टेट लिखा गया है लेकिन पूरा एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। मेन तो ये कि कहाँ कौन सा स्टेट में, अंडरस्टैंड। अदरवाइज तो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस सर्टिफिकेट मिलने के, सॉरी, आपका कोई एक कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस देना पड़ेगा जब सर्टिफिकेट मिला नहीं है तब तक, उससे पहले आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस देना पड़ेगा। जब आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा रसीद के साथ। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में आपको मिनिमम स्टेट बताना चाहिए कहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा होता है उसमें, ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या होता है, दो तरह की ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेमोरेंडम में सबसे पहले आप कंपनी में बताओगे कि आपका मेन जो मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी व्यापार की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हो, मानो कि हम आयरन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना, आयरन एक्सप्लोर करेंगे, ये हमारा कंपनी काम करेगा। तो आप लिखे हो आयरन एक्सप्लोर करोगे तो आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, आप हीरे नहीं बेच सकते हो, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होता है। तो आपके कुछ ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव जैसे कि मान लो कि हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, समझ में आई बात, ट्रांसपोर्ट की व्यापार करेंगे, तो यहाँ पे वही बात है, तो आप कर सकते हो। तो वो पहले से डिफाइन करना होगा, क्योंकि आप आयरन एक्सप्लोर करोगे तो आपको चाहिए होगा माल, मतलब इधर उधर लेने के लिए भी, तो आप ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट दे दो कि आप ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसपोर्ट भी बाद में कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है, ठीक है। लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज, समझ में आए। तो लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है हम पहले से बता दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। लाइबिलिटी सबसे पहले तो आपका लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंपनी है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंपनी है वो बताओ, ठीक है। ये सारे के सारे मेमोरेंडम में लिखा होता है। ये कंपनी के मेन प्रोफाइल है। कंपनी की मेन प्रोफाइल मतलब आई कार्ड है। कंपनी के आई कार्ड में आपकी डिटेल लिखना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो यही बात है कि आप बताओ आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। फिर यहाँ पे लिखा होता है कैपिटल क्लोज, समझ में आई बात। कैपिटल क्लोज में पूरा यहाँ पे आपकी यहीं से शुरू होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, आप देखे हो ना। तो जैसे कि आपको पता होगा, पहले पढ़े थे शेयर कैपिटल में, ऑथराइज कैपिटल मेमोरेंडम में लिखा जाता है। तो यहीं से शुरू होगा आपका ऑथराइज कैपिटल कितना होना है, कितना तक आप कितना बाउंड्री तक व्यापार करना चाहते हो, आपकी हर एक शेयर की वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 रुपया या फिर 100 रुपया, वो डिनोमिनेशन तय करोगे आप, ठीक है। और कैपिटल रिलेटेड जो भी बात है, ठीक है, तो गारंटी में चला है आपकी कंपनी या फिर शेयर्स के हिसाब से पहले से बताए थे, तो वही चीज़ लिखा हुआ। सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर आप डिफाइन करोगे, ठीक है। रुको, कोई फ़ोन कर रहा है, हम काट दिए तुरंत से। तो सबसे पहले लाइबिलिटी जो होता है वो लाइबिलिटी आपको डिफाइन करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर से, ठीक है ना, ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम, लिमिटेड बाई शेयर से, तो लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड अमाउंट द अनपेड शेयर्स कैपिटल होगा। अगर आपकी गारंटी है, ये भी लिखोगे, बाय डिफॉल्ट होगा, ये सबको पता है, लॉ में पता है, फिर भी आप एक बार आप खुद की एंड से लिखोगे, समझ में आई बात। नेक्स्ट वीडियो आप देख लो। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर लिमिटेड बाई गारंटी है, आपकी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाई गारंटी है, समझ में आई बात। तो वही बता, आप अमाउंट जितना तक गारंटी ले रखे हो, जितना तक अंडरटेक किए हो, उतना तक आप कंट्रीब्यूट करोगे, समझ में आई बात। टू द एसेट ऑफ द कंपनी इवेंट बीइंग ओन्ड ऑफ व्हाइल ए मेंबर ऑफ द विद इन, ये तो बात हो गया, क्या चीज़ें लिखा जाएगा, यही चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेमोरेंडम में ही इतना चीज़ क्या दे दिया रखा है, फालतू बात। अगर कंपनी शेयर कैपिटल में चलेगा, ठीक है ना, गारंटी वाला नहीं, शेयर कैपिटल वाला, फिर आगे क्या लिखोगे, कितना शेयर कैपिटल कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड एंड डिवीजन देयर, मतलब कितने कैपिटल के लिए आप रजिस्टर हो रहे हो, आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितना जाना है, और डिवीजन देयर अप इनटू द शेयर फिक्स्ड अमाउंट, आपकी शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो क्या क्या लिखे जा रहे हैं आप समझ में आई बात।
वही चीज़ बताए थे। तो जैसे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले से आप पढ़ चुके हो, मानो 50 करोड़ है तो वहाँ के ऊपर नहीं जाएगा, ये आप पहले लिखते हो। हालांकि आप कोर्ट को फिर से परमिशन मांग के बढ़ा भी सकते हो, यही बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कैपिटल कितना ही बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो। और आपके हर एक शेयर की वैल्यू कितना होना है ये स्पेसिफाई करोगे। एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एग्री, और जो सबसे पहले प्रोमोटर्स हैं जो साइन किए हैं मेमोरेंडम को, वो कितना करके शेयर लेने के लिए एग्री है, और वो चीज़ यहाँ पे लिखोगे। सब्सक्राइब हुई शाल नॉट बी लेस देन 1 शेयर, मतलब 1 शेयर से कम कोई ले नहीं सकता। तो ये अगर शेयर कैपिटल की आपकी कंपनी है, बिल्कुल 99% ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल कंपनी होते हैं, गारंटी वाला कंपनी कम होते हैं। तो शेयर कैपिटल कंपनी होना है तो टोटल अमाउंट और शेयर अमाउंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। आगे बहुत तेजी से चलेंगे, अभी शुरू है तो थोड़ा सा हल्का समझा रहे हैं। फिर क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेट द ऑपोजिट हिज नेम। अच्छा, द क्लॉज इज, तो कितना कितना करके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम यहाँ पे लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी तो फॉर्म नहीं हुआ ना, अभी तो कंपनी फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। मेमोरेंडम यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो रहा है, तो कितना करके वो शेयर लेंगे, तो इंटेंट टू टेक मतलब लिए नहीं है, कितना करके लेंगे वो हर एक के नाम के सामने ये लिखोगे। और ये क्लोज क्या दिखाता है, 1% कंपनी के हिसाब से कवर द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनी हु इन द इवेंट ऑफ डेथ शाल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर ये 1% कंपनी होगा तो इस क्षेत्र में जो उसका नॉमिनी होगा उस नॉमिनी का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। इनकेस ऑफ अगर डेथ होता है तो मेन मेंबर की वो मेंबर बनेगा, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखो, नेम क्लोज में थोड़ा यहाँ पे लंबा बात दे रखा है, तो जिस हिसाब से लो लिखा हो उस हिसाब से बात चल रहा है। नेम क्लोज बहुत बड़ा है, एक बार याद रखो, रुको हम से बात आगे का क्या है। डोमिसाइल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज बताते हैं, उसके बाद नेम क्लोज में आएंगे। तो व्हिच आर द वेरियस थिंग्स और वेरियस क्लोज दैट आर इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले ये था नेम क्लोज और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पहले हम दिखा देते हैं कितना तो क्लोज लिखा हुआ है। एक तो नेम क्लोज होता है, एक तो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, उसके सॉरी एक तो नेम क्लोज नंबर 1, फिर यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज नंबर 2। पहले ब्रीफ करवा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट से, नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 4 ये है, एक्चुअली 3 कैसे हो गया वही हम सोच रहे थे। तो कैपिटल और लाइबिलिटी क्लोज आ गया। फिर अभी यहाँ पे समझाएंगे उस चीज़ को, बहुत लंबा हो जाएगा वो, पहले ब्रीफ करवा देते हैं कितना डो। उसके बाद देखो ये 5 में आ गया, डोमिसाइल क्लोज होता है, फिर से ऑब्जेक्ट्स क्लोज दे रख करके क्या, हाँ ये देखो नेक्स्ट, फिर सब्सक्रिप्शन क्लोज आता है, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन क्लोज। फिर नेक्स्ट टू इट फॉर्म्स एंड शेड्यूल रिलेटेड टू द मेंबर्स, मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो 7th पॉइंट जो होता है वो सब्सक्रिप्शन क्लोज होता है। पॉइंट्स जो दे रखे हैं, ठीक है ना, किस बनाने दिए थे किसी को, नालायक को, ये का बना रखा है पॉइंट्स उल्टा पल्टा कर दिया। तो लास्ट में 7 पॉइंट में आएगा सब्सक्रिप्शन क्लोज, दैट मीन्स विच आर द वेरियस सब्सक्राइबर एंड द साइनिंग अथॉरिटीज, वो एग्री करोगे कि हम जो डाटा दिए हैं वो सही कुछ डाटा दिए हैं और जितना एग्री किए हैं उतना शेयर लेने के लिए हम वो लेंगे, ये लिखने के लिए आप बाउंड हो, ठीक है। तो चलिए फिर से, तो यहाँ पे जो सबसे पहले था नेम क्लोज, ठीक है ना, नेम क्लोज दैट मीन्स कि आपका मेमोरेंडम में सबसे पहले आपका आइडेंटिटी है ना, नेम, तो नेम को कैसे चूज कर सकते हो यहाँ पे लिखा हो, उसके लिए रूल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेम क्लोज देख लो, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखोगे तो 7 पॉइंट लिखोगे, उससे 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 बिल्कुल उसको ब्रीफ भी किया गया है, लास्ट में आपको डायग्राम मिल जाएगा हर एक चीज़ को, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता हमारा कहीं पे समरी ही नहीं होगा, ठीक है ना, समरी बिल्कुल होता है, इसके लिए चिंता मत करो। अभी के लिए फोकस करो कि जो नेम क्लोज होता है आप कैसे नाम दे सकते हो, यही बात है। देखो सबसे पहले देखो लिखा हो, द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शाल नॉट, आपकी नाम जो दे रखे हो वो क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ, जस्ट 1 मिनट रुको, बहुत गर्मी लगा, फैन चलाना पड़ेगा। तो चलिए नेम क्लोज था तो यहाँ पे जो नेम क्लोज अब दोगे ना, तो नाम जो रखोगे कंपनी के, आप सोच रहे हो उसमें क्या होगा। देखिए 2 बार 3 बार 4 बार हम रिपीट करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं, क्योंकि लो जब रिपीट होगा ना दैट विल बी धीरे 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 गुनगुना के आपके कान से दिमाग में जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाएगा, समझ में आई बात। इन दिस वे यू कैन लर्न द लो, वैसे हम भी पढ़ते थे, समझ में आई बात। किसी प्रोफेशनल को पूछ करके देखो, 10 बार वो सुनते हैं इस चीज़ को, चाहे तो आप रिकॉर्डिंग कर दो या फिर बार बार इसको देखते रहोगे, समझ में आई बात, यही बात है। इसको पढ़ा करके, ठीक है ना, हम बाद में छोड़ भी देंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात।
नेक्स्ट, तो नेम क्लोज क्या लिखा हुआ देखो, अप्लाइंग द नेम ऑफ द कंपनी, आप क्या नहीं कर सकते हो, आपकी कंपनी, योर कंपनी शैल नॉट, क्या लिखा हुआ, बी आइडेंटिकल विद और रिजेंबल टू नियरली नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। आप एग्जिस्टिंग कंपनी है, टाटा है, बिरला है, आपकी कंपनी का नाम नहीं दे सकते हो, या फिर बिरला एसोसिएट्स ऐसा कंपनी दे दोगे, सोचोगे नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि ऐसा करने से क्या होगा, बाकी कंपनी मतलब जो इन्वेस्टर है, जो क्रेडिटर है, जो कस्टमर है, उन लोग बायस हो जाएंगे, आप डुप्लीकेट काम किए हो माना जाएगा। तो कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम नहीं दे सकते हो, या फिर उसके आसपास जो भी कंपनी हो रहा वो नाम आप नहीं दे सकते हो। समझ में आई बात। फिर क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, बी सच दैट इट्स यूज द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट अन ऑफेंस अंडर द लॉ ऑफ द टाइम बिंग इन फोर्स, ऐसा करते हो तो आपको ऑफेंस माना जाएगा, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अनडिजायरेबल माना जाता है। ठीक है, यही बात है। दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं पे जांच नहीं होता तो फिर भी ये लॉ के हिसाब से अनडिजायरेबल माना जाता है और आपको इलीगल एक्टिविटी माना जाता है। पास भी हो गया तो बाद में भी आप लॉ के दायरे में आ सकते हो, जैसे कि आपकी टाटा कंपनीज की फिर से आप टाटा नहीं नाम दे सकते हो। समझ में आई बात, अलग ही नाम दे सकते हो, कोई बात नहीं। फिर अनडिजायरेबल नेम्स, दैट मीन्स कि कौन सा नाम जो नहीं देना चाहिए, ये अनडिजायरेबल बाय द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आपके नाम में देखो, कोई भी वर्ड एक्सप्रेशन विच इज लाइकली टू गिव इंप्रेशन दैट कंपनी इज एनी वे कंसर्न विथ हैविंग ए पैटर्नाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्सेदारी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपनी बना गया है, ऐसा सोचने वाला कुछ चीज़ नहीं है। जैसे कि आप आपकी कंपनी का नाम नहीं दे सकते हो कि गवर्नमेंट बिरला कंपनी, समझ में आई बात, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस, ऐसा नहीं लिख सकते हो। दैट मीन्स कि कुछ भी एक नाम, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स कंपनी, ऐसा नाम नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट चला रहा है जैसा वैसा प्रतीत नहीं होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट दैट कि एक गवर्नमेंट रॉन सीट और गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द कंपनी। तो गवर्नमेंट को आप रेफर करके एक नाम नहीं दे सकते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर लोकल अथॉरिटी हो, या फिर बॉडी कॉरपोरेशन हो, या फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, लोकल अथॉरिटी किसे कहते हैं, आरएमसी को कहते हैं। समझ में आई बात, आरएमसी है राउरकेला माइंस कॉरपोरेशन, सीएमसी कटक माइंस कटक म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, सॉरी राउरकेला म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी को भी रेफर करके नहीं कर सकते, जैसे कि आरएमसी प्लांट, राउरकेला म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन प्लांट, ऐसा आप नाम नहीं दे सकते हो। समझ में आई बात। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी को भी रेफर करके आप एक नाम नहीं दे सकते हो। तो नाम के लिए इतना सारा चीज़ है, समझ रहे हो। और कोई भी वर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, अगर पहले से लॉ में लिखा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से लॉ में लिखा हुआ कि ये नहीं देना है, तो आपको भी वर्ड एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सच वर्ड एक्सप्रेशन आज भी प्रिस्क्राइब। अगर कोई भी वर्ड एक्सप्रेशन लिखा हुआ लॉ में ये आपको नहीं देना है, तो आप वो नहीं दे सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और कोई भी अनडिजायरेबल नेम्स वगैरह प्रायर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को करके अब कुछ वर्ड से, कुछ एक्सप्रेशन से, ठीक है ना, पूरा लॉ में लिखा हुआ इतना बड़ा यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए पे नहीं लिखा हुआ। वो वर्ड एक्सप्रेशन जो लॉ में लिखा हो वो गवर्नमेंट को सलाह ले करके ही आप लिख करके काम कर सकते हो। रूल 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या लिखा हो यहाँ पे, फॉलोइंग वर्ड्स, ये कुछ वर्ड से और कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। शैल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के बिना आप ये नाम आपकी कंपनी में नहीं दे सकते हो। जैसे बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, क्योंकि ये सब नाम जो होता है सेंसिटिव हो जाता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आपकी कंपनी व्यापारिक कंपनी है, आप यहाँ पे बोर्ड हुआ, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, ठीक है ना, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन वो तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, वो कर सकते हैं। यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, समझ में आई बात, प्रेसिडेंट्स कंपनी, द प्रेसिडेंट्स कंपनी, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। पान दुकान हो सकता है, कोई पान दुकान ही कर सकता है, क्योंकि वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, समझ में आई बात। आप अपने फार्म भी खोल सकते हो, क्योंकि वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, हालांकि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से परमिशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ जो वर्ड्स था, ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। और क्या लिखा हो, इफ़ द प्रपोज नेम इंक्लूड्स वर्ड सच, अगर इंश्योरेंस लिखा हुआ, बैंक लिखा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, या फिर निधि, भविष्य निधि होता है, निधि का मतलब पांठी होता है, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ऑनलेस डिक्लेरेशन इज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेट रिस्पेक्ट। तो अब IRDA
IRDA की परमिशन, RBI की परमिशन, ये सब कौन अथॉरिटी है बता दे रहे हैं। तो IRDA इंश्योरेंस सिक्योरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, RBI होता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। तो ये सब जो रहे जो ऑर्गेनाइजेशंस, इस ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल के बिना आप इंश्योरेंस बैंक ये सब नहीं लगा सकते हो। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा समझेंगे कि आप बैंक हो, फिर करोड़ों पैसा रख देंगे, फिर आप चंपट कर जाओगे चंपक लाल की तरह, समझ में आई बात। तो फिर आप फिर बाद में जाकर के इंग्लैंड चले जाओगे, वही समस्या हो जाएगा पैसा लेकर के। तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब वगैरह आप नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, ये सब की परमिशन के बिना। आप बैंक हो, बैंक के हिसाब से अगर इनकॉर्पोरेट हो, क्योंकि HDFC को जो कंपनी है वो भी एक बैंक ही है, वो भी एक कंपनी ही है, लेकिन अब वो क्या क्या हुआ, RBI से परमिशन ले करके काम कर रहा है, लाइसेंस इशू करवा के, तो वो कर सकता है, समझ में बात। और आगे यहाँ क्या पे लिखा हुआ देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन फॉर अप्लाइंग फॉर नेम, a person may an application in such a form manner register the name of the proposed company, the name which the company proposed to change its name, रिजर्वेशन ऑफ द नेम बात की है, ठीक है, कैंसलेशन ऑफ नेम नहीं चाहिए, कैंसल ऑफ द इफ द कंपनी हैज बीन इंक्लूडेड द रजिस्टर्ड आफ्टर द गिविंग आइदर डायरेक्ट द कंपनी, द थिंग्स विच आर एप्लीकेबल फॉर योर करिकुलम दैट विल बी डिस्कस्ड हियर, दैट्स वाई बाकी का चीज़ हम स्किप कर देंगे यहाँ पे। आइदर डायरेक्ट द कंपनी चेंज नेक्स्ट टू इट, कंपनी मेक्स अ पिटिशन नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल के हिसाब से एक एग्जांपल पढ़ लेते क्या है। मान लो कि मिस्टर अनिल देसाई अप्लाइड रिजर्वेशन ऑफ ए कंपनी नेम विथ ए प्रीफिक्स, यहाँ पे लिखा है सनवारिया, एंड ही क्लेम्ड दैट प्रीफिक्स सनवारिया, ठीक है, सनवारिया इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन हिज नेम, later it is found that the said prefix is not registered with Mr. Anil Desai, तो ये नहीं करवाते हैं। however the he has formed a company by giving incorrect document or information while applying in the name, in such a case registrar shall action यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ये दिया हुआ था कि आप सनवरिया करके कोई कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करके लिखे हुए थे, बाद में उसका नाम यूज़ नहीं होता है तो आपको फाइन पेनल्टी यहाँ पे लगेगा, आप जेल जाओगे, समझ में ही बात, यही चीज़ लिखा हुआ था। ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल क्योंकि आप लोगों को गुमराह बनाओगे, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो सकता है और गवर्नमेंट आपको ट्रेस आउट नहीं कर पाएगा, समझ में आई बात। एक बार आपकी नाम अगर रजिस्टर हो जाता है तो उसी नाम में चलना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो था हम बताए थे डोमिसाइल क्लॉज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, डोमिसाइल क्लॉज द नेम ऑफ द फेडरल स्टेट, आपकी जो यहाँ पे इंडियन फेडरल स्टेट जो है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उसका मेंशन करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी सिचुएटेड, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अभी इसका जो ड्राफ्ट हो रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्टरिंग द कंपनी। ये जब ड्राफ्ट हो जाएगा तो ये रजिस्टर में सबमिट हो जाएगा। तो पहले इनकॉर्पोरेशन तो पढ़ लिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे करके होना है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि इस सब में क्या क्या होता है। तो कंपनी तो बना नहीं है, उससे पहले डॉक्यूमेंट मतलब रिड्राफ्ट होता है ना, कंपनी जब बनेगा तब डॉक्यूमेंट नहीं होता है, पहले से डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद कंपनी बनता है। तो यहाँ पे कंपनी बना नहीं है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपकी कंपनी रहना सिचुएटेड होगा उसका नाम दोगे, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस की बात किया जा रहा है, आपके ब्रांच 1000 हो सकते हैं, ठीक है ना, इंडिया के अलग अलग जगह में आपके ब्रांच हो सकता है, लेकिन आपकी जो हेड ऑफिस है, जो परमानेंट ऑफिस है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह में बिलोंग होना चाहिए, वहीं पे लिखा हो, तो उसकी परमानेंट एड्रेस आपको लिख करके देना होगा। फिर ऑब्जेक्ट क्लोज, सबसे पहले तो बात वही है, मतलब बात कर ही लिए ऑब्जेक्ट क्लोज का, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इधर उधर सम अप हो गया है, दिस इज द थिंग। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो जिसको केस स्टडी वगैरह पढ़ना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहीं उल्टा पुल्टा होता है, सप्रेशन या फिर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सर्टन लॉ, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इज रिटन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेंस, देख लो। नेक्स्ट फिर आगे चल करके सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन क्लॉज की बात भी किए थे, एक बार देख लेते फिर से। तो आप रजिस्ट्रार के साथ फाइल करोगे, ठीक है ना, क्या चीज़ के लिए, proposed to be situated the memorandum of articles and the company duly signed by all the subscriber to the memorandum in the manner as prescribed। मेन चीज़ें तो यही होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज में फिर कि आप कौन कौन सब्सक्राइबर जो साइन कर रहे हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उनका डिटेल चाहिए और कितना कितना करके शेयर्स लेंगे, वो जो एग्री कर रहे हैं। अभी तो कंपनी नहीं बना तो शेयर फॉर्म नहीं हुआ, शेयर फॉर्म नहीं हुआ तो कोई ले नहीं सकता। जब कंपनी बनेगा तो आप कुछ शेयर्स खुद से खरीदोगे, ये एग्री करोगे, तब ना एक कंपनी चलेगा, समझ में आई बात। क्योंकि लॉ मतलब रूल ही है बैंक का कि आप खुद का पैसा अगर नहीं लगाते हो तो कहीं से आपको लोन लायबिलिटी नहीं मिलेगा, समझ में आई बात। तो सबसे पहले खुद से पॉकेट से कुछ 2 पैसा निकालना
पड़ेगा, यही बात है। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मेन मतलब वही था कि विच आर द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, वो साइन करोगे, फिर आप कितना करके शेयर्स लोगे, आप एग्री करते हो, इस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, फॉर्म्स एंड शेड्यूल रिलेटेड टू मेमोरेंडम। अच्छा, खत्म हो गया मेमोरेंडम, तो ठीक है, देखते हैं। तो फॉर्म एंड शेड्यूल और जो भी उसके साथ डिटेल्स अनेक्सर वगैरह रहेगा वो सब कुछ भी सबमिट होंगे। ये वाला पॉइंट बुक्स में नहीं, मतलब मेन पॉइंट में नहीं आता है, इसको पॉइंट कर दिया गया। तो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शाल बी प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल ए बी सी डी ई, ये लॉ की जो टेबल है, ठीक है ना, उस टेबल के हिसाब से जो भी कागजात आपको चाहिए होगा वो दोगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल सेशन शाल बी रेस्पेक्टिव फॉर्म्स आज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे लिखा हो आपकी एमओए और एओए आप रिड्राफ्ट तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप रिड्राफ्ट तो कर सकते हो, ड्राफ्टिंग तो करोगे ही, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है जिस हिसाब से कंपनीज में शेड्यूल 1 में लिखा हुआ कंपनीज एक्ट 2013 में उसके ऊपर स्केड्यूल होता है, उस स्केड्यूल के हिसाब से जो फॉर्मेट बनाए जाएंगे उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। आप कहोगे मेरे को इसे आता है वैसे आता है, नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगर सबका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के जो फॉर्मेट होते हैं अलग अलग हो जाएंगे तो वहाँ पे समस्या पैदा हो जाएंगे, समझने में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेट की चाहिए। तो चलिए पूरा का पूरा जो बात है क्या क्या लिखा हुआ कौन सा टेबल में, टेबल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, फॉर लिमिटेड कंपनी। टेबल बी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, इतने सारे टेबल्स है जो बुक में नहीं दिया हुआ, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। टेबल सी में क्या लिखा हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अंडरस्टैंड, लिमिटेड बाय गारंटी होगा एंड शेयर कैपिटल दोनों। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो अलग अलग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की फॉर्मेट्स अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए यहाँ पे टेबल ए से लेकर के टेबल जे में दिया हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए, ठीक है। कोई अनलिमिटेड कंपनी रहा, कोई गारंटी वाला कंपनी रहा, कोई लिमिटेड कंपनी रहा, तो अलग अलग कंपनी के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, यही बात। फिर आगे चलते हुए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन फॉर एनी प्रोविजन से, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल शाल नॉट गिव एनी राइट टू पार्टिसिपेट डिविजिबल प्रॉफिट द मेंबर द कंपनी। अच्छा, ये क्योंकि लॉ है और थोड़ा एडवांस थ्योरी है इसलिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, जो कि हमको चाहिए जो नहीं चाहिए सब कुछ लिखा हुआ, जो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी होगा उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है। फिर बात आ गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 बन जाता है, तो आप लिखो, बिल्कुल लिखो, कल हम बताए थे क्वेश्चन 1 तो आना है फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन की सारे के सारे प्रोविजन लिखो। फिर क्वेश्चन 2 में आप लिखो, या क्वेश्चन 2 कल बताए थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सारे के सारे प्रोविजन सेट क्लॉज लिखो, वो आएगा पूरा के पूरा 7 क्लॉज आपको लिखना है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। फिर उसके बाद आएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, प्रोविजंस और ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत कम आता है, ज़्यादा ये आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, which are the various provisions relating to the memorandum of associations and which are the various contents of the memorandum of association और the clauses of memorandum of association, ये ज़्यादा आता है। और बाद में ये लिखा जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फ़र्क क्या है ये दिखाओ, समझ में आई बात, यही चीज़ लिखा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 4 में आपको देखने को मिल गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5 में यहाँ पे आ गया आपकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बहुत ईजी है, 3, 4, 5, समझ में आई बात। तो सेक्शन 3 में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की गाइडलाइंस लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में तुरंत आ जाता है फॉर्मेशन, जैसे ही करोगे सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर सेक्शन 5 में यहाँ पे आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, समझ में आई बात। तो यही बात है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या बात होगा, देखिए कोई भी चीज़ का आर्टिकल्स का मतलब बता रहे हैं, तो यहाँ पे तो आर्टिकल्स का मतलब ऐसा बहुत मतलब है कि स्टोरी होता है, ठीक है ना, कोई वेब स्टोरी होता है, ये वगैरह को आर्टिकल्स कहा जाता है। लेकिन आर्टिकल्स ये भी होते हैं कि मानो आप कुछ लिखे हो रूल्स आपके लिए, या फिर ब्रीफ कुछ किए हो, अंडरस्टैंड, सपोज आई एम ब्रीफिंग समथिंग अबाउट माई फैमिली, दैट इज ऑल्सो एन आर्टिकल। तो एसोसिएशन का आर्टिकल यहाँ पे लिखो, एसोसिएशन मीन्स व्हाट, द कंपनी, तो कंपनी का ब्रीफिंग, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो वही द रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी इन जनरल, ठीक है। AOA आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज नीडेड टू बी द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 5 में लिखा हुआ, याद रह गया सेक्शन 3, 4, 5,
इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 2(5) में उस सारे के सारे डेफिनेशन कहाँ लिखे होते हैं बाबू, हम बताए थे तुरंत 2(5) सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2(5) में क्या करें, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जहाँ पे भी इसके बाद जो थियरी होगा वो यूज़ होगा आर्टिकल्स करके, जो वर्ड यूज़ होगा आपको मान लेना पड़ेगा कि वो आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी का ओरिजिनली फ्रेम हुआ है और चेंज हुआ है फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है ना, इस लॉ के हिसाब से और एनी प्रीवियस लॉ के हिसाब से। तो ये कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन रहा, इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी लॉ में कि आपको कोई चीज़ समझाया जाता है। जैसे कि मानो लिखा होगा कि कंपनी, तो कंपनी का मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हो, ये कहीं पे लॉ पे नहीं समझाया जाएगा। ये बाय अप्लाइंग योर कॉमन सेंस ऑल दीज थिंग्स सबको समझना होगा। तो आर्टिकल्स को जब मतलब हम समझाए वो समझो आप। यहाँ पे इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, लीगाली, कानूनी इसको इस लॉ के हिसाब से क्या इस्तेमाल किया जाएंगे ना। कहीं पे भी आर्टिकल्स लिखा हो उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मानोगे, और ये ओरिजिनली जो फ्रेम किया हुआ है प्रोमोटर्स के द्वारा और टाइम टू टाइम जो चेंज हो रहा है, इस सारे के सारे चीज़ आर्टिकल्स के दायरे में आते हैं। हमेशा कहा जा रहा है इस लॉ के हिसाब से और एनी प्रीवियस लॉ। क्यों कहा जा रहा है एनी प्रीवियस लॉ, पहले से बताए, क्योंकि इससे पहले 1956 कंपनी लॉ था। समझ में आई बात, यही बात। उससे पहले भी कंपनी लॉ था, आपको पता है, उससे पहले भी था, वो कुछ 1930 था, ठीक है। पूरा 1914 से पूरा स्टार्ट हो रहा है कंपनी लॉ, जब अंग्रेज की ज़माने से, समझ रहे हो। नेक्स्ट, तो एक्चुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ना, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, जैसे कि डिविडेंड कैसे दोगे, ठीक है ना, आप डिविडेंड कैसे दोगे, बोनस कैसे डिक्लेयर होना, ये सब। ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं कि कोई पान खा के थूक दे 10 रुपया फाइन लगेगा, ये रूल्स नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं। रूल्स का मतलब होता है कि आपको डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होने हैं, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होने हैं, मीटिंग कैसे कंडक्ट होने हैं, अगर कभी मेंबर को मतलब शेयर जब्त किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, किसी का सीज हो जाएगा शेयर तो कैसे सीज होगा, कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे होगा, भगाया कैसे जाएगा, ये सब रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये नहीं कि पेनल्टी लगेगा कोई टाइम पे नहीं आया, टिफिन बॉक्स खा लिया, ये बात आगे देखो। तो सेक्शन 5 में फिर क्या लिखा हुआ, 6 प्रोवाइड द कंटेंट्स एंड मॉडल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसका कंटेंट है, उसका मॉडल है, लिखा गया। तो फॉलोइंग सेक्शन लेज डाउन द फॉलोइंग लॉ। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स होता है ना, कंटेंट्स द रेगुलेशन, सबसे पहले तो रेगुलेशन कंटेंट है। द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए पूरा। अब ऐसा नहीं होता कि पूरा HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर आपके जो बिजनेस की जो मैनेजमेंट होता है वो सारे के सारे पूरा हेनरी फॉयल का जैसे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखा होगा, वो नहीं होता है। मैनेजमेंट मतलब बेसिकली तो आप कह सकते हो लॉ के हिसाब से जो मैनेजमेंट है, आप वो कह सकते हो बेसिकली। जैसे अगर हमें पूछ रहे हो एग्जाम्पल, तो हम ही कहेंगे कि किसी का अगर शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो कैसे होगा, समझ रहे हो कि नहीं। या फिर किसी का अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, उसे पैसा रखा गया है, आप लोग सुने हो वो चीज़, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होगा कि नहीं अपने कंपनी में, उस टाइम आप पढ़ रहे थे इफ आर्टिकल प्रोवाइड सो लिखा होता था नहीं, उस टाइम आर्टिकल प्रोवाइड, तो आपके आर्टिकल में लिखा होगा तब जाकर के जब्त होगा, शेयर नहीं हो। तो ये सारे चीज़ लिखे हुए थे, समझ रहे हो कि नहीं। ऑफिस टाइम में आओ, ये नहीं लिखा होता है। चलिए आगे, और क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। मैटर्स देखते हैं, मैटर्स किसको कह रहे हैं। तो आर्टिकल्स आल्सो कंटेन सच मैटर्स आर prescribed under the rules. However, a company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management. Understand the points? यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो। तो प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं कुछ लॉ के हिसाब से, प्रिस्क्राइब्ड आपकी जो मेन मैटर्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं, उसके हिसाब से आप सारे के सारे प्रोविजंस करोगे। तो यहाँ पे टेबल है, उसके लिए भी टेबल है, टेबल BF कुछ था, तो उस टेबल्स में लिखा हो कि आर्टिकल्स में ये चीज़ आपको होना चाहिए, तो वो होगा लॉ के हिसाब से। या फिर आपकी मैनेजमेंट को फिट करने वाला मैटर्स और कुछ चाहिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। समझ में आई बात, ये बात था। फिर लिखा हुआ एंट्रेसमेंट, यूजुअली एन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी ऑल्टर हो सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए पास करना होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एंड इट्स basically it's difficult to change it. Understand the points? So entrustment means making something more protective. समझ में आई बात। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बार फ्रेम हो गया तो उतना भी आसान नहीं है कि आप डेली बेसिस उसको चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो बात यही है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, आपको जनरल मीटिंग में जा करके
स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है ही, मीटिंग होता है कंपनी में, ठीक है ना, वहाँ पे शेयर होल्डर्स बैठेंगे, डायरेक्टर्स बैठेंगे, फिर जाकर के आप रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन रिटन में पास करोगे, उसके बाद में जाकर तो लिटिल बिट डिफिकल्ट टू चेंज द प्रोविजंस वन रिटन, ठीक है। कंटेंट प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, अच्छा ये तो हो गया। फिर मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, द provisions for entrenchment shall only be made either on formation of a company or by an amendment its articles agreed by the company members of the, in case of private company, and by a specialization in the case of the company, notice for the registrar of the entrenchment। नेक्स्ट, फिर आपको नोटिस भेजना होगा। ऑल दिस थिंग्स आर नॉट नेसेसरी, उतना लंबा लंबा थ्योरी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से बिल्कुल आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट करके आप पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं, वो आपकी बेनिफिट के लिए, लेकिन हर एक पॉइंट आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कुछ अमेंडमेंट करते हो, कुछ चेंज करते हो, समझ में आई बात, आपकी आर्टिकल्स में, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आई बात, यही बात होता है। फिर क्या लिखा हो देखो, टाइम आर्टिकल्स में एक फॉर्मेट दिया गया, टाइम्स ऑफ एंट्रेंचमेंट एट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के टाइम में अगर यहाँ पे होता है चेंज वगैरह तो उसके लिए कुछ नहीं, अगर बाद में जाकर के चेंज होता है तो प्राइवेट कंपनी ऑल मेंबर्स का कंसेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब, और पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो क्या लिखा हुआ, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, अगर आप एंट्रेंचमेंट करते हो, अमेंडमेंट करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, कोई प्रोविजन को डिलीशन करते हो तो ठीक ही है, लेकिन बाद में अगर कर रहे हो तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्राइवेट कंपनी अगर है तो सारे के सारे मेंबर्स की आपको सलाह लेना पड़ेगा, और पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेजोरिटी मेंबर्स के साथ होता है। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल का फॉर्म क्या है देखो, आर्टिकल ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल एफ, बताए थे टेबल एफ GHIJ, हाँ, इन शेड्यूल आई शेड्यूल वन आज में भी तो अप्लीकेबल इन सच कंपनी, आपकी कंपनी के हिसाब से। देखिए फिर से बता रहे हैं, वही कंपनी अलग अलग होते हैं, बाई गारंटी, बाई शेयर, अनलिमिटेड, लिमिटेड, ऐसे अलग अलग कंपनी का मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी होते हैं। तो आपकी कंपनी के जिस हिसाब से फिट होगा फॉर्म्स, उसके हिसाब से आप आर्टिकल्स बनाओगे। अगर एग्जाम्पल पूछ रहे हो तो ये बता दे रहे हैं, देखो जैसे कि कंपनी टाइप्स क्या हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी शेयर्स हो सकता है, तो अलग अलग टेबल इस्तेमाल होंगे अब जिस हिसाब से कंपनी फ्रेम किए हो। तो आर्टिकल्स के लिए भी अलग अलग टेबल हैं। फिर आगे लिखा हुआ मॉडल आर्टिकल्स, ए कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी। तो मानो आप सेक्शन 8 कंपनी हो, समझ में आई बात, यहाँ पे आप सेक्शन 8 कंपनी हो, तो आप चाहते हो कि अपना आर्टिकल्स हम ना बनाएं, समझ में आई बात, तो ठीक है आप नहीं बना सकते हो। आपको यहाँ पे आपकी जिससे बेस्ट फिट हो रहा होगा, सपोज टेबल जे में जो कंपनी के हिसाब से लिखा हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसको आप एज इट इज आप फॉलो कर सकते हो। समझ में आई बात। एक कंपनी में फ्रेम इट्स ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कोई पूछे क्या वो खुद से नहीं करके भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो क्या करेगा, कंपनी एक्ट में जो आर्टिकल्स का फॉर्मेट दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आई बात, उसमें भी रूल्स रेगुलेशन लिखा होते हैं, तो उसको मॉडल आर्टिकल्स कहते हैं, तो मॉडल आर्टिकल्स वो फॉलो कर सकता है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द दिस एक्ट, बताया हम, सेक्शन नॉट अप्लाई टू द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लिखा हुआ, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स एटसेट्रा, ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ। एक बार आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल सेक्शन 10, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये बिल्कुल आपकी सवाल है। मेमोरेंडम ऑल्टरेशन की सारे के सारे रूल्स, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऐसे ही ऑल्टरेशन नहीं हो जाएगा, ये आपकी पढ़ाई है। कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के लिए इतना बड़ा लॉ तो बिल्कुल चाहिए नहीं आपके लिए। क्या क्या हम लिखे हैं एक बार देखते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सेक्शन 12, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, देख रहे हो 115 स्लाइड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। 2 क्लास में कवर होने वाले थे, ठीक है, 3 क्लास लग रहे हैं, कोई समस्या नहीं। वहाँ तक हम कोशिश करते हैं हो जाने के लिए, जितना टाइम लगेगा, अदरवाइज बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो कहाँ तक बात हुआ था, जस्ट ए मिनट।
हाँ, नेक्स्ट, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो मेमोरेंडम को क्या एक्ट ओवरराइड कर सकता है, और मेमोरेंडम आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ आप ओवरराइड कर सकते हो कि नहीं, ये सब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। समझ में आई बात। सबसे पहले तो आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 कह रहा है, सेव आज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट द provisions of this act shall have effect notwithstanding anything to the company contained in the memorandum or articles of the company in agreement with the execution by it and any resolution passed by the company general meeting or by board of the directors who have the name same may be issued by provisions contained in the name। एक लॉ की वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, देखो लिखा नॉन विथ स्टैंडिंग बताए थे, एनीथिंग कॉन्ट्रारी टू द कंटेंट इन दैट। सबसे पहले बात बता दे रहे, देखो कंपनी एक्ट की जो कंपनीज एक्ट 2013 उसके आगे आपकी मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स नहीं सरपास कर सकता है। सबसे पहला बात तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आसान भाषा में बात करते तो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी मेमोरेंडम में आप लिखे हो, आपकी मेमोरेंडम में आप लिखे हो कि किसी का भी पैसा हम जब्त कर सकते हैं। सॉरी, मेमोरेंडम में वो चीज़ नहीं लिखा होता, आर्टिकल्स में आप लिखे हो किसी का भी पैसा हम जब्त कर सकते हैं। समझ में आई बात। लेकिन एक्ट में लिखा हो कि किसी का भी पैसा आप जब्त नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि सीज नहीं कर सकते हो, तो वो एक्ट को हम मानेंगे, आपके आर्टिकल्स को नहीं। यहाँ पे समझ में आई बात, जितना जन हो अभी अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स कि आप जो रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए हो वो एक्ट से परे नहीं है, आप एक्ट के ऊपर नहीं हो। नहीं तो आप तो कुछ भी लिखोगे, हम इंसान को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, जानवर को बेचेंगे, समझ में आई बात, कुछ भी आप लिखोगे तो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो इन रियलिटी मेमोरेंडम इज ऑल्सो ए वन टाइप ऑफ योर मेन डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी आप कुछ डिफाइन करते हो, आपकी स्कोप डिफाइन करते हो, आपकी काम क्या क्या करोगे डिफाइन करते हो, आर्टिकल्स में रूल्स रेगुलेशन लिखते हो। लेकिन सिंपल बात है, जो कंपनीज एक्ट है वो आपकी आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को ओवरराइड कर सकता है। दैट मीन्स कि फाइनली अगर कभी डुअलिटीज हुआ आपकी रूल और कंपनी के रूल के हिसाब से, तो कंपनी की एक्ट को माना जाएगा, आपको नहीं। दैट्स वाई सिंपल यहाँ पे वो ओवरराइडिंग इफेक्ट उसको कहा जाता है। समझ में आई बात। तो ये माइंड में रखो, बट इन कीप माइंड दैट दिस सेक्शन स्टार्ट विथ सेव एज अदरवाइज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स इट मीन्स that if any other section of the act says that articles is superior then we will treat it accordingly। समझ में आई बात। तो यहाँ पे मतलब टाइम टू टाइम अमेंड होता है और लिखा जाएगा कभी कि आर्टिकल्स सुपेरियर है तो उसको माना जाएगा। लॉ बिट कन्फ्यूजनल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। आप मेनली याद रखो कि एक्ट के पास सुपेरियर एक्ट के पास सुपेरियर पावर है, नहीं कि आप लोग के पास, यही बात। तो इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम आर्टिकल्स एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सेक्शन 10 में लिखा। दैट मीन्स विच आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स। समझ में आई बात। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट विद रजिस्टर्ड। तो एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपकी एस्टेब्लिश होता है, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो कंपनी बाइंड हो जाएगा और मेंबर जितने भी सारे उसके पास हैं रेस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय द कंपनी ईच अदर एंड कंटेन द covenants on its is parts of the observed and all the provisions of the memorandum and its articles। That means कि once framed the memorandum and articles with the law and the registrar, all the members, जितने सारे members हैं आपकी कंपनी, सारे के सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं आपके साथ जो डील कर रहे हैं, सबको ही ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो रूल्स लिखा है उसके हिसाब से आपको गवर्न करना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपकी कंपनी अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, बांधा जाएगा आपको कंपनी को। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एमओ एंड एओए ए कंपनी इज लाइबल टू मेंबर्स, ए कंपनी इज लाइबल टू मेंबर्स, मेंबर्स आर लाइबल टू द कंपनी। तो एमओए एओए एस्टैब्लिश होने के बाद क्या होगा, कंपनी विल लाइबल टू द मेंबर्स, मेंबर्स विल लाइबल टू द कंपनी। तो दिस इज द म्यूचुअल लाइबिलिटी फॉर द बोथ ऑफ दोज। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बिकॉज ए कंपनी रिगार्डेड एज द सेपरेट member and separate identity, separate person, that's why he is also responsible for it members and members are also responsible for the company, but normally members are not liable to each other। understand the points। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो, एक मेंबर दूसरा मेंबर के लिए लाइबल नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है, ठीक है ना। ये एक मेंबर है और ये एक मेंबर है, ए और बी। अब बी कुछ करता है अपना शेयर्स को कहीं मतलब फ्रॉड करता है, कुछ करता है, उसके लिए ए लाइबल नहीं है, ठीक है। फिर आगे लिखा ऑल द मनी इज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स शैल बी ए डेप्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी।
तो जितना भी पैसा आप दिए हो कंपनी में, कंपनी के मतलब एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो माना जाता है कि कंपनी उधारी लिया है। समझ में आई बात? उसी लिए तो आप कैपिटल को क्या कहते हो, लाइबिलिटी कहते हो। समझ में आई बात? हालांकि ये चीज़ बहुत जन को समझ नहीं आता है कि कैपिटल लाइबिलिटी कैसे बन गया। अरे बाबू, ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी के लिए नहीं, सॉरी सॉरी शेयर होल्डर्स के लिए लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ये तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कंपनी सेपरेट पर्सन अगर होता है, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स आर द आउटसाइडर्स। समझ में आई बात? ये खुद अगर एक पर्सन है, कंपनी अगर खुद एक पर्सन है, दैट मीन्स कि सारे के सारे मेंबर्स उसकी आउटसाइडर हो गए। तो मेंबर्स जितना भी सारे पैसा देंगे कंपनी को, तो वो तो कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गया ना। समझ में आई बात? एनी फंड कमिंग फ्रॉम द आउटसोर्स दैट इज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, इसीलिए कैपिटल लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पे लिखा हो साफ साफ, कंपनी रजिस्टर होता है, एमओए एओए एग्जिस्ट करता है, तो फिर जितना भी पैसा दिए हैं मेंबर्स लोग, उनको लाइबिलिटी माना जाएगा। ठीक है। फिर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है, कब कब आप ऑल्टर कर सकते हो, कैसे ऑल्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है। सेक्शन 13 में लिखा हो, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपकी जो था, यहाँ पे आपकी नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, समझ में आई बात, डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन क्लॉज, जितने सारे क्लॉज हैं उसको आप ऑल्टर कर सकते हो। सॉरी, तो सेक्शन 13 में ये चीज़ लिखा हुआ, आप ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन कैसे? तो सेक्शन 2(3) में लिखा हो रहा है, ऑल्टर और ऑल्टरेशन इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एडिशन, ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन। कुछ एक चीज़ ऐड कर सकते हो, या फिर ओमिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पहले ये वाला पॉइंट था, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिए। समझ में आई बात? ये सारे काम आप कर सकते हो। तो प्रोसीजर क्या रहेंगे ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम? तो सेक्शन 13 में ये लिखा गया है, प्रोविजंस आप ऑल्टर करने के लिए। नेक्स्ट, ऑल्टरेशन बाय स्पेशल रिजर्वेशन। सबसे पहले स्पेशल रिजर्वेशन करना पड़ेगा कंपनी को, आपके मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेशल रिजर्वेशन में। रिजोल्यूशन तक जिसको नहीं पता है हम बता दे रहे हैं, कोई भी कंपनी में जब रिटन डिसीजन होता है उसको रिजोल्यूशन कहा जाता है, कोई भी मीटिंग में। और स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है ज़्यादा मेजोरिटी में ये पास होना है, आगे मीटिंग पढ़ेंगे ही। तो जैसे ही कंपनी मीटिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें सारे के सारे आपको पता चल जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग किसको कहते हैं, डायरेक्टर मीटिंग किसको कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको कहते हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या है। समझ में आई बात? तो अभी समझ लो कि आपकी मेंबर है, दैट मीन्स शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना पड़ेगा और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। क्या चीज़ के लिए? ना मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए। दैट मीन्स इट्स नॉट सो ईजी दैट कि डायरेक्टर्स बैठ जाओगे घर और 2-4 गिने चुने डायरेक्टर्स डिसाइड कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? आगे देखो, नेम चेंज ऑफ द कंपनी। नंबर 2 क्या लिखा? अगर कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो, ये तो मेमोरेंडम में लिखा होता है आपकी कंपनी का नाम, तो एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी shall be effected only with approval of the central government in writing। इन जनरल नाम, जो कंपनी के नाम चेंज होगा, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर, क्योंकि आप एक काम कर रहे थे, सपोज माइंस की कंपनी चला रहे थे, तो बहुत सारे क्रेडिटर है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर है, आप रात रात नाम चेंज कर दोगे तो फ्रॉड करने की बहुत संभावना है। इसलिए इतना आसान नहीं है, आप मीटिंग करके भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सहारा लेना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में लिखोगे। समझ में आई बात? और नो सच अप्रूवल इज नेसेसरी, जहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी इज ओनली एडिशन और डिलीशन ऑफ ए वर्ड, अंडरस्टैंड, प्राइवेट on the conversion of any one class of the company to another class in accordance with the provisions of this act। तो यहाँ पे लिखा वही जा रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर आप एक्सचेंज करोगे, दैट मीन्स कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट वाला वर्ड उठ जाएगा, क्योंकि कंपनी के लास्ट में लिखा हुआ होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे ही प्राइवेट वर्ड को ओमिशन कर दोगे वो लिमिटेड कंपनी बन जाएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको कंपनी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, यही बात। और द चेंज ऑफ द नेम शैल बी अलाउड इन द कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फाइलिंग ऑफ द रजिस्टर। इतना तक लो अभी नहीं चाहिए। एंट्री इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑन एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। रजिस्टर जो है आपकी न्यू नेम उसकी रजिस्टर में एंटर करेंगे। रजिस्ट्रार किसको कहते हैं? जो रजिस्टर करता है। समझ में आई बात?
जैसे कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार होते हैं, दैट मीन्स कि वो अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ एक एक्चुअली इन रियलिटी एक पर्सन का नाम होता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या करते हैं, अपने रजिस्टर में, कंपनी रजिस्टर में आपकी जो चेंज नेम हुआ उसको एंट्री किया जाएगा। फिर आगे बात क्या है, नेक्स्ट इट आपको सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाम चेंज होता है तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा आपकी नया नाम के हिसाब से, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और उसमें चेंज वाला नाम होगा। बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली इन द इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। तो आपकी नेम चेंज का जो ख्वाहिश है वो तब पूरा होगा जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया मिलेगा। अगर आप नेम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरेंडम की अल्टरेशन पढ़ रहे हैं। मेमोरेंडम में जो क्लोज होता है, नेम क्लोज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है। अगर ये सब अगर अल्टर करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर चेंज करना चाहते हो तो अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द स्टेट टू अनदर one state to another shall not have any effect unless it approved by the central government on an application in such form and manner be prescribed। तो यहाँ पे बात वही है, आपको एमओए जो है रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे चेंज होता है तो आपको यहाँ पे अप्रूव लेना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूव फिर से लेना पड़ेगा अगर स्टेट ऑफ हेड ऑफिस आपको चेंज करना चाहते हो तो। समझ में आई बात। फिर आपकी मेमोरेंडम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चेंज करना उतना आसान नहीं होता है। जहाँ पे मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है तो आपकी नाम और उसके बाद आपकी एड्रेस, होता है कि नहीं। एक इंसान अपना नाम और एड्रेस चेंज करेगा आधार कार्ड में तो उसको कितना परेशानी झेलना पड़ता है। तो वैसे ही अगर कंपनी में आप नाम और एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो परमिशन चाहिए, लेकिन हर एक के लिए परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए तो क्या काम करना पड़ेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन ऑफ द चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज के अंदर ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से चिट्ठी आ जाएगा। बिफोर पासिंग ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट में सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी आपको चिट्ठी देने से पहले, आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसको चिट्ठी देने से पहले देखेंगे, द ऑल्टरेशन हैज कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर। आप क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर को पूछे हो ऑल्टरेशन के लिए, एंड अदर पर्सन कंसर्न जो भी आपको लोन वगैरह दिया है, और सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड बाय द कंपनी आइदर फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑल द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस। एडिक्वेट सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन सच डिस्चार्ज। सुनिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कंपनी एक्ट क्यों फ्रेम किया गया है। सबसे पहले कंपनी एक्ट क्यों फ्रेम किया गया है। देखिए, जो इतने सारे लाखों इन्वेस्टर्स होते हैं, हज़ारों इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, समझ में आई बात। तो वहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपके पैसा अगर खा जाओगे तो कंपनी। और सबसे बड़ा बेचारा कौन होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, जो आपको कंपनी को लोन दे रखे हैं, अगर उनका पैसा डूब जाएगा तो इसीलिए क्या कहा गया यहाँ पे, जो क्रेडिटर हैं, जो डिवेंचर होल्डर हैं, इनकी कॉन्सेंट आपको चाहिए। और कोई ऑब्लिगेशन अगर ड्यू है उस जगह से जाने पहले आपको ऑब्लिगेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो लोकल पीपल है, जो छोटा छोटा आपकी लेंडर्स है कंपनी की, वो छोटे लेंडर्स और कहीं जा करके पैसा वसूल ना सकते हैं, इसीलिए। समझ में आई बात। तो ऑलवेज कंपनी एक्ट जो है दैट एम्फासाइज ऑन द वेलफेयर ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर्स। समझ में आई बात, उनके हित में लिखा गया है यही बात। तो क्रेडिटर्स की जनहित में जारी, आप ये कह सकते हो कंपनी एक्ट। फिर देखो, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, आप रजिस्ट्रार में फाइल करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। ए कंपनी साल इन रिलेशन टू द ऑल्टरेशन ऑफ इस मेमोरेंडम फाइल विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। आप मेमोरेंडम में चेंज होता है तो आप रजिस्ट्रार को पता करोगे क्या। द स्पेशलाइजेशन पास्ड बाय द कंपनी अंडर दिस आर्ट सबसेक्शन 1, स्पेशलाइजेशन आप जो किए हो उसकी कॉपी आप भेजोगे। द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सबसेक्शन 2, अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लिए हो वो सर ऑल्टरेशन ये आपकी किसको दोगे, रजिस्ट्रार को दोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, एक अलग चीज़ है। फिर यहाँ पे आप कंपनी का जन्मदाता कौन है, आरओसी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में आप क्या करोगे ना, आप जो रिजोल्यूशन पास किए थे मीटिंग में उसका कॉपी, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप परमिशन लिए हो करके उसका कॉपी किसको दोगे ना, आरओसी को देना पड़ेगा। समझ में आई बात, यही चीज़। और मेमोरेंडम अल्टरेशन की बात क्या है, फाइलिंग विद द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्टर ऑफ द स्टेट्स।
स्टेट की जो रजिस्टर रहेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, आरओसी भुवनेश्वर में, वहाँ पे आपको एक एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या चीज़? वही सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल रिजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, वही सेम थिंग आपको स्टेट की रजिस्टर ऑफिस को भी देना पड़ेगा। हमारा भुवनेश्वर में आरओसी है, ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो द रजिस्टर ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बिंग शिफ्टेड, वहाँ से आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि सपोज पहले यहाँ पे हम यहाँ व्यापार था उड़ीसा में, अभी शिफ्ट हो रहा है महाराष्ट्र में। समझ में आई बात? तो यहाँ से आपको कागजात वगैरह तो करना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो महाराष्ट्र स्टेट रजिस्टर से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की ऑब्जेक्ट चेंज करते हो, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं होता कि 25,000 करोड़ हम सेल करेंगे, मिशन ऑफ द कंपनी, हमारा टारगेट है कंपनी का, वो नहीं होता है। ऑब्जेक्ट्स मीन्स व्हिच टाइप ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू कमेंस, अब कौन सा प्रकार की व्यापार, अगर वो चेंज करोगे तो सपोज आप माइंस कंपनी थे, अभी आप काम कर रहे हो टायर मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रोविजन लिखा है देखो। ए कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ द मनी रेज्ड शाल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट्स। अगर आप अभी अभी व्यापार शुरू करने की बात कर रहे हो, आप पैसा रेज किए हो और अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि करीब नया कंपनी हो, तो आपके ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता है। लॉ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, हम समझाते हैं। ऑलवेज कंपनी लॉ या फिर कॉर्पोरेट लॉ दैट इज टू बी मेमोराइज नॉट टू बी एनालाइज। याद रखो, कोई भी कानून नॉट टू एनालाइज बट टू मेमोराइज। आपको याद रखने के लिए कहा गया ना, याद रखो। उसके पीछे का जो वजह होता है वो लॉ में नहीं समझाया जाता है, हालांकि आप पढ़ रहे हो इसलिए हम समझा रहे हैं। नया कंपनी है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हो सकता, क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो इस भरोसे से पैसा दिए हैं कि अभी जो माइंस कंपनी है तो माइंस कंपनी के हिसाब से ये कंपनी चल जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, बाद में जा कर के देखें तो ये तो भाई गाड़ियाँ बना रहा है, लेकिन गाड़ी तो अभी सेल नहीं हो रहा है मार्केट में, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो कुछ एक दावा करके आप पैसा लोगे और दूसरा काम करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आगे क्या लिखा, व्हिच इट रेज्ड मनी थ्रू द प्रोस्पेक्टस अनलेस स्पेशल रिजर्वेशन थ्रू पोस्टल बैलेट इज पास्ड बाय द कंपनी। जहाँ पे लिखा होगा मनी आप रेज किए हो प्रोस्पेक्टस के जरिए, ऑनलेस स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच रिजोल्यूशन शाल आल्सो बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश, वन इज वर्नाकुलर लैंग्वेज दैट मीन्स लोकल लैंग्वेज which is in circulation at the place where registered office of the company is situated shall be placed website of the company if any indicating justification such manner. The dissenting shareholders shall be given an opportunity to exhibit by the promoter shareholders having control। बहुत सारे बात है, तो यहाँ पे कहा गया है कि देखो देखो जहाँ पे फॉर मनी आप रेज किए हो, कैपिटल आप रेज किए हो प्रोस्पेक्टस के जरिए, समझ में आई बात, स्पेशलाइजेशन बनाओगे, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे कि हम ये करना चाहते हैं, और एक लोकल लैंग्वेज में दोगे क्योंकि सबको समझना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट, जहाँ ये स्टेट रहता है, समझ में आई बात, स्टेट ऑफ द हेड ऑफिस जहाँ है उसमें लोकल लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे। फिर द डिसेंटिंग शेयर होल्डर साला गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट द प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स अभी, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, और क्या चीज़, शेयर होल्डर्स जो हैं, ठीक है ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी का बिजनेस ही चेंज करना चाहते हो, अगर वो जाएंगे बाहर तो वो बाहर जा सकते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, शेयरहोल्डर्स हैविंग कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन बाय, तो बहुत सारे बात है, कंपनी का ऑब्जेक्ट ऐसे ही नहीं चेंज होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, पहले तो बात ये है कि आपको नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन चाहिए। ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए कंपनी की आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तो नहीं लग रहा, लेकिन और बहुत सारा बात है। और क्या लिखा हुआ, the registrar to certify the registration on the alteration of the objects, ठीक है। तो रजिस्ट्रार shall register any alteration to the memorandum with respect to the objects of the company, certify the registration within a period of 30 days from the date of filing the special resolution, ठीक है ना। आपको सर्टिफाई किया जाएगा, आपको सिक्योरिटी मान्यता मिलेगा, ठीक है। और अब रजिस्ट्रार टू सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट है वो 30 डेज के अंदर आपको सिक्योरिटी मिल सकता है, और आप भी
रजिस्ट्रार को सारे के सारे लिखित बाजार स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह एडवर्टाइजमेंट सब कुछ सबमिट करोगे रजिस्ट्रार के पास, और ये काम 30 डेज के अंदर हो जाएगा। फिर ऑल्टरेशन टू बी रजिस्टर्ड, जो ऑल्टरेशन हुआ, नो ऑल्टरेशन मेड ऑनलेस अंडर दिस शैल हैव इफेक्ट अनटिल इट हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। दैट मीन्स कि मेमोरेंडम में कोई भी ऑल्टरेशन यहाँ पे हो रहा, स्पेशली मेमोरेंडम में कोई भी ऑल्टरेशन हो रहा है, तो वो सारे के सारे ऑल्टरेशन को भी रजिस्टर आपको करना पड़ेगा, किसके पास, आरओसी के पास। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात। आगे 10 बार लिखा हुआ, ओनली द मेंबर हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ये कहाँ ऑल्टरेशन में है। एनी ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम इन केस ऑफ, अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इंटेंडिंग टू गिव एनी पर्सन ए राइट पर्टिकुलर डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अदरवाइज देन एज ए मेंबर शैल बी वॉइड। लॉ का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा अजीब लिखा होता है। यहाँ पे लिखा कि ओनली मेंबर हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वही सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ ए कंपनी, ये किसके लिए है ना, लिमिटेड बाई गारंटी नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल नहीं होगा जो गारंटी लिमिटेड कंपनी होते हैं। इतना तक नहीं लिखना है आपको चीज़, सिर्फ वही ऑल्टरेशन में क्या होना है, रजिस्टर में फाइल होना वगैरह, फर्स्ट पहला जो 3 पॉइंट था उसी को लिखना होता है। जो डिटेल में थोड़ा जानना चाहते हैं, हम पढ़ा ही रहे हैं तो घर में बैठे, तो इसलिए थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आप अपने हिसाब से लिखोगे। नेक्स्ट फिर क्या चीज़ लिखा हो, ऑल्टरेशन नोटेड इन एवरी कॉपी, फिर आपको उसका कॉपी भी भरना पड़ेगा। एवरी ऑल्टरेशन जो हुआ है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, वो नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल्स आज द केस में भी इफ द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द स्टैट्यूट प्रोविजन द कंपनी एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू वगैरह। मेमोरेंडम ऑफ ऑल्टरेशन की आपका रिकॉर्ड रहना चाहिए, जो आपको चेंज कर रहे हो, समझ में आई बात, यही चीज़ लिखा हुआ है। फिर अगर लिखा है कंपनी मेक्स, अगर कोई भी डिफॉल्ट है आपकी तो पेनल्टी लगेगा, किसको ना, जो 2 ऑफिसर्स, कंपनी को नहीं, कंप्लाइंग विद द स्टैट्यूट प्रोविजन द कंपनी एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट रहे उनको। तो ऑल्टरेशन में कंपनी की ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ भी क्लोज की ऑल्टरेशन में, अगर कोई यहाँ पे कोई घपलाती होता है, कोई काम होता है, 2 नंबरी कारोबार होता है, या फिर झूठ मूठ का आप काम कर रहे हो, जानबूझ के नाम चेंज कर रहे हो, जानबूझ के जगह चेंज कर रहे हो लोगों को ठगने के लिए, तो जो ऑफिसर रहेंगे फॉल्ट में उनके ऊपर केस होंगे और फाइन पेनल्टी लगेंगे। कितना, ए पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज़ पर एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इशूड विदाउट सच ऑल्टरेशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात। तो वही बात है यहाँ पे डोमिसाइल क्लॉज के लिए क्या होना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए क्या होना है, एक टेबल दे रखा है लायबिलिटी क्लॉज के लिए, जिसके हिसाब से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। क्विक रिकैप करवा देते हैं। बार बार चीज़ों को बताने से क्या होता है कि इसको दिमाग में भर जाता है, ताकि आपको आसानी होता है समझने में। तो देखो, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 13 में नेम क्लोज हो तो स्पेशलाइजेशन चाहिए, नेम क्लोज को ऑल्टरेशन करने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। एक्सटर्नल अप्रूवल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, समझ में आएगा सेक्शन 16 के हिसाब से। आउटकम क्या होगा, उसकी रिजल्ट क्या होगा ना, न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशूड होगा आरओसी के द्वारा। रजिस्टर ऑफ कंपनी जिसमें आप रजिस्टर किए थे उसमें से आरओसी आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, नॉट एप्लीकेबल फायर इन एनी वर्ड प्राइवेट, जहाँ पे प्राइवेट आपकी था उसको डिलीट करने के लिए नहीं चाहिए। दैट मीन्स क्या हुआ, नेम क्लोज, आप मानो यहाँ पे देखो जियो डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है ना, एक तो उसका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो कल जाकर के आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे, तो वो तो जेन्युइन बात हो गया ना कि कंपनी बहुत बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे पब्लिक कंपनी के हिसाब से उसको फ्रेम किया जा रहा है। समझ रहे मेरा बात, हो पब्लिक कंपनी के हिसाब से फ्रेम किया जा रहा है। तो आपके नाम के पीछे क्या था, प्राइवेट लिमिटेड था, तो ये प्राइवेट वाला वर्ड अगर हट जाएगा तो ओनली लिमिटेड बच गया। इस क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, ये तो जेन्युइन केस हो गया, तो क्या चाहिए। अगर डोमिसाइल क्लॉज चेंज करना चाहते हो, मतलब जहाँ पे कंप्लीट है रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आपका एड्रेस से चेंज करना चाहते हो, दूसरा स्टेट में चले जाओगे, तो यहाँ पे बात हो रहा है एक स्टेट से दूसरा स्टेट, समझ में आई बात। तो अगर स्टेट चेंज नहीं होता है, सिंपली आपकी सिटी चेंज होता है, या फिर एक सिटी की एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस जाते हो, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, उड़ो याद रखो। स्टेट चेंज होता तो आपको चाहिए, हाँ आपकी एड्रेस चेंज हो रहा है तो आप रजिस्ट्रार को बताओगे, ठीक है, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो ये टेबल जो बना कर रखे हैं वो तो बढ़िया चीज़ है। तो डोमिसाइल क्लॉज यहाँ पे जो लिखा हुआ, तो स्पेशलाइजेशन आपको पास करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, क्योंकि आप एड्रेस चेंज कर रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी नाम जो है 60 डेज के अंदर आपको दे देंगे, और वगैरह जिस
जगह आप जाओगे उस जगह से आपको वहाँ का जो लोकल रजिस्ट्रार रहेंगे वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, यही लिखा हुआ। ऑब्जेक्ट क्लोज अगर चेंज हुआ तो सिर्फ स्पेशलाइजेशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बात है, अगर अभी कंपनी आप रेज किए हो मनी फ्रॉम द पब्लिक प्रोस्पेक्टस के जरिए, स्टिल इट हैज़ एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट अगर है तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए नहीं दिया जाएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। समझ में आई बात। फिर आगे का अगर बात करें तो लेस स्पेशलाइजेशन पास्ट द डिटेल्स एज द मे बी प्रिस्क्राइब्ड ए वगैरह, दिस इज द थिंग। आगे देखो फिर ये क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा सारे के सारे चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने सारे बात। नेक्स्ट लाइबिलिटी और कैपिटल को चेंज करते हो तो स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन याद रखो हर एक पॉइंट में है, तो ये एक क्वेश्चन है, याद रखो। ऑल्टरेशन ऑफ विच आर द वेरियस प्रोविजंस फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एज पर सेक्शन 13, ये एक सवाल है। और ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक सवाल है। हालांकि मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है सवाल आने हैं, तो ये सब चीज़ आप डिपीट करके लिखोगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। कोई भी अल्टरेशन होता है मेमोरेंडम में कंपनी में, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल प्रोपोर्टिंग टू गिव एनी पर्सन राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ कंपनी अदरवाइज देन ए मेंबर शैल बी वॉइड। ये कंडीशन लिखा हुआ था। और ये लास्ट वाला कॉलम क्या था हम खुद भूल गए, एप्लीकेबिलिटी और कहीं पे कुछ चाहिए नहीं, यही चीज़। फिर आ गया आर्टिकल्स, ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, वही चीज़ें फिर से सेक्शन 14 में यहाँ पे लिखा हुआ है। यही बात करते हैं आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन। और रजिस्टर्ड ऑफिस की लॉ बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसको चर्चा वैसे भी नहीं होगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम वो तो कवर हो गया। कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग, बस ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं, वही एक पॉइंट है इस वाला चैप्टर में, ठीक है। चलिए तो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स सेक्शन 14 देख लो क्या चीज़ लिखा, ऑल्टरेशन बाय स्पेशलाइजेशन, वही बात है सब्जेक्ट टू। तो आर्टिकल्स में तो ऐसा नहीं है नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज, यहाँ पे पूरा सीरियली क्या चीज़ लिखे हुए हैं, एक एक रूल्स। मानो कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, कैपिटल कैसे कलेक्शन होगा, कैपिटल अगर जब्त हुआ है तो उसका क्या करेंगे, ये सब चीज़ लिखा हुआ, एक कंडीशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। समझ में आई बात। तो इस क्षेत्र में देखो, तो अगर कोई भी प्रोविजन चेंज होता है तो ऑल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कंडीशन कंटेन इन द मेमोरेंडम इफ एनी, ए कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन में हाँ ऑल्टरेशन करना पड़ेगा कब, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द कंडीशन कंटेन इन द मेमोरेंडम इफ एनी, मेमोरेंडम में कंडीशंस है आपकी, ठीक है ना, मेमोरेंडम में कंडीशंस है कुछ इन रिलेटेड टू द आर्टिकल्स, देन वो स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको पास होना है। एक कंपनी में बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स को आप ऑल्टर कर सकते हो। देखिए आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेना पड़ता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हालांकि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ऑल्टरेशन टू इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ द कंपनीज, the alteration of articles include alteration having the effect of conversion of प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो रहा है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज होगा। अगर कंपनी का टाइप्स अल्टर होता है तो इवन वेयर ए कंपनी बीइंग प्राइवेट और अल्टर्स इट्स आर्टिकल इन सच ए मैनर दैट नो लॉन्गर इंक्लूड द रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द आर्टिकल्स बाय द प्राइवेट कंपनी, समझिए, देन द साल कंपनी फ्रॉम द अल्टरेशन इन केस द प्राइवेट कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या कंडीशन होते हैं, चारों कंडीशंस। आप पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हो, पब्लिक में शेयर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं रख सकते हो, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते हो। ये जो रेस्ट्रिक्शन थे वो रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं रहेगा और ऑटोमेटिकली वो रेस्ट्रिक्शन आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वही चीज़ें। नेक्स्ट फाइलिंग ऑफ ऑल्टरेशन विद द रजिस्ट्रार, लेकिन आप कुछ भी ऑल्टरेशन आप कर रहे हो वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना होगा। सारे के सारे ऑल्टरेशन जो भी आप इफेक्ट कर रहे हो एक कॉपी आप सेंटर
हैं आर्टिकल्स एंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए अप्रूविंग द ऑल्टरेशन शाल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ऑल्टरेशन आर्टिकल्स करने के लिए हर एक जगह में नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, लेकिन जहाँ पे एप्लीकेबल होता है तो आप क्या करोगे, ऑल्टरेशन की एक कॉपी और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव जो किया है, जो पॉइंट कनेक्टेड होगा मेमोरेंडम के साथ, अगर वो वाला पॉइंट चेंज हो रहा है तो अगर कॉपी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वो कॉपी, और अल्टरेशन जो हुआ आपके आर्टिकल्स की उसकी कॉपी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये दोनों का कॉपी आपको फाइल करना होगा कहाँ पे, रजिस्ट्रार में। ठीक है, टाइमलाइन दिया हुआ है विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कंपनी के लॉ के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया गया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जिस दिन से कारोबार हुआ उस दिन से 15 दिन के अंदर आप रजिस्टर करोगे, नहीं तो डिफॉल्टर रहोगे। एनी अल्टरेशन मेड शाल बी वैलिड, तो एनी अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल रजिस्टर्ड आज एबव शाल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द बी वैलिड आज ओरिजिनली कंटेंट इन द आर्टिकल्स। लिखा हो यहाँ पे क्या, प्रोविजंस के हिसाब से, इस एक्ट की प्रोविजन के हिसाब से लिखा हुआ कि आप जो अल्टरेशन कर सकते हो आर्टिकल्स में, वो अगर अल्टरेशन आप खुद कर रहे हो वो वैलिड है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। दैट मीन्स कि अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स आर वैलिड इफ आज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। ऑल्टरेशन नोटेड इन एवरी कॉपी, बार बार 10 मैसेज आ रहे हैं। तो ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल सेक्शन 14 नेक्स्ट, ऑल्टरेशन नोटेड इन एवरी कॉपी, ठीक है। तो एवरी ऑल्टरेशन मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ आर्टिकल्स आज द केस में भी ऑल्टरेशन, ये बात। तो दैट मीन्स कि जितने बार आर्टिकल्स चेंज हुआ उस सारे के सारे का रिकॉर्ड रहना चाहिए। ये पहला अमेंडमेंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था। तो एक चीज़ के सारे ऑल्टरेशन ओरिजिनली अगर कोई चाहेगा देखने के लिए तो वो देख सकता है 10 साल बाद भी। तो एक कॉपी आपको हर एक ओरिजिनल आर्टिकल्स का रखना पड़ेगा, और उसका जो एक वर्जन आता है, एक जो मतलब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे का कॉपी आपको चाहिए ही चाहिए। समझ में आई बात, वही लिखा हुआ है, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी गिवन टू द मेंबर्स, वो तो होना ही है। तो सेक्शन 17 यही कहता है कि एवरी कंपनी ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड बाय अ मेंबर, अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है, जनरली आपको नहीं देना है, साल सेंड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम आर्टिकल्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। 7 days ऑन पेमेंट ऑफ फीस, जो नॉमिनल फीस होते हैं 10 100 रुपया होता होगा, तो उसको आपको आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का कॉपी देना ही पड़ेगा। एवरी एग्रीमेंट, एवरी रिजोल्यूशन, सारे के सारे एग्रीमेंट और रिजोल्यूशन जो भी कंपनी के लेवल में हो रहा है तो मेंबर को देना पड़ेगा, अगर वो फाइल करते हैं पैसा दे करके एप्लीकेशन, समझ आई बात। या फिर आरटीआई देंगे, आपको पता होगा आरटीआई बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चीज़ है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी चीज़ आपको चाहिए होगा, अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज यही लिखा हुआ, वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, लेवलिंग ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ये आप सेल्फ स्टडी में लेकर के चलो, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जितना कुछ बताए, अगर चेंज करना होगा सिचुएशन क्लोज वगैरह तो वो चाहिए होगा, उतना तक आपको नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नया सिलेबस के हिसाब से बहुत एम्फासिस नहीं दिया गया, हालांकि ये चीज़ आप कॉपी कर सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, या फिर बाद में ये अगर अवेलेबल हो सकते हैं तो देख लिया करेंगे। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स का लिंक हम प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। समझ में आई बात, आगे चलते बनो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, हालांकि चेंज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस होता है तो मेन पॉइंट यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। अगर आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस, यही सब तो मेन चीज़ होता है, इस सब को तो याद कर दोगे तो थ्योरी डेवलप हो जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज होना है अगर विद इन ए सिटी के अंदर, तो बोर्ड की रिजोल्यूशन होगा, नोटिस टू आरओसी विद इन 30 days, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। समझ में आई बात, विद इन ए सिटी दैट मीन्स कि मानो हैदराबाद की अंदर ही चेंज हो रहा है तो अब सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन, मेंबर भी नहीं चाहिए, और 30 days के अंदर आप आरओसी को बता दोगे। अगर विद इन ए स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर, सपोज महाराष्ट्र के अंदर ही, समझ में आई बात, एक सिटी से दूसरा सिटी जा रहा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। समझ में आई बात, तो इंट्रा स्टेट के अंदर ही हो रहा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, आरओसी को 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन, यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन विद इन ए स्टेट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी। अगर एक स्टेट में मतलब रजिस्टर ऑफ ऑफिस दो हैं, बड़ा सिटी में होते हैं, समझ में आई बात, मुंबई जैसे सिटी में हैं, तो एक आरओसी से दूसरा आरओसी के अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पास करना होगा। परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर, तो रीजनल डायरेक्टर ऑफ द जो कंपनीज होंगे
उनकी परमिशन लेना पड़ेगा। 360 और 30 डेज ऑफ रीजनल डायरेक्टर कंपनी आरओसी जो भी आज दे में स्पेसिफाइड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर रीजनल डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर दोगे, कंपनी को 60 दिन के अंदर दोगे और आरओसी को 30 दिन के अंदर दोगे, ये जो रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि ये काम ऐसा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज होता है तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेट से आप दूसरा स्टेट जा रहे हो तो कंपनी का ज़्यादा एम्फोसिस यही है कि एक स्टेट अगर चेंज होता है तो आरओसी भी चेंज होगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा ना, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन के अंदर ही ये फाइलिंग करोगे और यहाँ पे कंपनी को यहाँ लिखा हुआ 30 दिन के अंदर है, समझ में आई बात। 30 डेज के अंदर आपको सारे के सारे कंप्लाई करने होते हैं और 60 डेज के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देंगे। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे इशू हो जाएगा। तो ये जो विद इन सिटी हुआ, ठीक है ना, विद इन सिटी, एक सिटी के अंदर है या फिर विद इन स्टेट हुआ, ठीक है ना, एक सिटी से दूसरा सिटी या फिर विद इन स्टेट एक आरओसी से दूसरा आरओसी, तो कहीं पे आपको फ्रेश इनकॉर्पोरेशन नहीं इशू हो रहा था। लेकिन आप स्टेट चेंज कर दोगे तो फ्रेश इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट का प्रियम्बल जैसे हो गया। तो आपका जो एमओए होता है, ठीक है ना, एमओए जो होता है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इसको माना जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा क्लोज क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा क्लोज क्या है, स्टेट डोमिसाइल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो अगर डोमिसाइल और स्टेट ही चेंज होता है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, समझ में यही बात है। नेक्स्ट, और आज सच उतना ही था रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। कमेंट्समेंट ऑफ द बिजनेस having whether it is necessary, I am checking where no declaration has been made, rectification of the name of the company, कंपनी में कहीं कुछ हुआ है, आप लाइबल हो तो फाइन पेनल्टी लिखा हुआ है। कन्वर्जन ऑफ द कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसकी कन्वर्जन आज सच नहीं हो रहे सिलेबस में कवर। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्विंग डॉक्यूमेंट, ये भी थोड़ी होता है। सर्विस ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स, इसको आप कॉपी कर लो, इसको पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आगे एग्जीक्यूटिव ऑफ एडिशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, कंपनी हैविंग कॉमन सील, yes in writing authorization for every company having the common seal, understand the points, you have to use। अगर नहीं है तो ऑथराइजेशन कैसे होगा, यही चीज़ लिखा हुआ है, एक बार देख लो। अगर कंपनी की कॉमन सील, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यू मस्ट हैव ए कंपनी कॉमन सील, दैट मीन्स कि कंपनी का एक स्टाम्प होता है जहाँ पर डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर साइन करके उसको ऑथराइज करते हैं, समझ आई बात। कंपनी का कॉमन सील है तो इन राइटिंग ऑथराइज एनी पर्सनस, ठीक है ना, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल मैनर एज द अटर्नी। अगर नहीं है तो ऑथराइज शैल बी मेड बाय द 2 डायरेक्टर्स बाय द कंपनी हैज ए कंपनी सेक्रेटरी, वो ए डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी, वही बात। मतलब कंपनी के बिहाफ में कौन कारोबार कर सकता है। अगर कॉमन सील है तो कंपनी मतलब तुरंत कहीं पे कारोबार आप कर सकते हो, नहीं है तो 2 डायरेक्टर लगेंगे या फिर एक डायरेक्टर है तो कंपनी सेक्रेटरी, ये एक अलग चीज़ था। समरी ये चीज़ दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। धन्यवाद, सुधीश धीरण कौर महंता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे जो मेजर पार्ट था वो है इन रियलिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसको चेंज करने के लिए क्या प्रोविजन चाहिए वो हम बताए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसको चेंज करने के लिए आपको क्या प्रोविजन चाहिए वो बताए। ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन कैसे गवर्न होने हैं वो भी चीज़ यहाँ पे हम आपको बताए। और मेन जो सवाल होता है, सबसे पहला सवाल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, अंडरस्टैंड द। चलिए हर एक क्वेश्चन बता देते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड प्रोविजंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर नंबर 2 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस और उसकी सारे के सारे कंटेंट्स, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर 3 जो है, नंबर 3 में आ जाने हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उसके कंटेंट्स प्रोविजंस। फिर ज़्यादा चांसेस है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, समझ रहे हो, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के मान चलो, यही बात है, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन में दोनों में डिफरेंसेस क्या होने वाला है, ये हो सकता है सवाल, समझ में आई बात। इतना सवाल छोड़ करके लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है नहीं, और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या पॉसिबल हो सकते हैं ये कभी हम बता ही नहीं सकते हैं। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चंस हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइड्स के लिए हम बताते हैं, वहाँ पे हालांकि वो वाला आप देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं बाद में।
आई यूज़ टू टेक नॉर्मली 2 आवर्स क्लासेस, लेकिन आजकल देख रहे हैं हम स्टूडेंट में उतना पेशेंस नहीं है, तो इसलिए हम 1 घंटे क्लास कर रहे हैं। वही बात है, दिस कॉर्पोरेट लॉ इज़ नॉट ए प्रॉब्लमेटिक पेपर बट इट्स वेरी ट्रिकी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपको लग रहा हो कि कैसे भी थ्योरी लिख देंगे और आपको मार्क मिल जाएगा, नो, उस गलतफहमी में मत रहा करो। You have to handle it carefully, technically, understand the points, this is the thing। थोड़ा लॉ लिखना पड़ेगा, थोड़ा थियरी लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी कहीं कहीं देना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो दिस इज बिट ट्रिकी यू से, अंडरस्टैंड। तो लॉ ज़्यादातर की बात होता है उसको लर्न करना होता है, लॉ की लैंग्वेज लिखना होता है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखोगे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देर इज वन दिस कंपनी, देर इज वन दैट कंपनी एंड मेंबर्स आर कॉम, मेंबर्स आर को, चवन्ना आपको मार्क नहीं मिलने वाला है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो ज़्यादातर की लॉ की भाषा जो है उसको आसान करके हम समझा दिए, और आपको वो वर्ड भी थोड़ा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नॉन विथ स्टैंडिंग दैट, नॉट लेस दैन दैट, ये सब लॉ की लिखने का ढांचा होता है, वैसे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क नहीं मिलने वाला। समझ में आई बात, यही सारे बात था।